मकसद क्या था? उनका मकसद था वी हैव सम set of non-linear equations and we are interested in finding the solution. Some unknowns are there. If there are n equations and if there are n unknowns, we are interested in finding those unknowns, okay, using some iterative technique, because these equations are non-linear and we cannot use the methods that we have used for a linear set of equations. ठीक है, तो इस मकसद के लिए हमने ये दो मेथड्स हमने स्टडी किए थे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन मेथड्स को पावर फ्लो को स्टडी करने के लिए, पावर फ्लो फाइंड करने के लिए, ठीक है, कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर स्टडीज और लोड फ्लो, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्लानिंग है, इकोनॉमिक स्केजुअलिंग है पावर सिस्टम की, एंड कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, इसके लिए इंपॉर्टेंट आप स्टडीज करते हैं। और फ्यूचर में अगर आपने एक्सपेंशन करना है अपने नेटवर्क को, आपने 132 केवी की लाइन या 220 की लाइन आपने ऐड करनी है सिस्टम में, ठीक है, तो उसकी वजह से सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगी, बस वोल्टेजेस क्या होंगी अगर एग्जिस्ट सिस्टम में आप ऐड करते हैं, या कोई जनरेटर आपने ऐड किया है, या मज़ीद कोई लोड आपने ऐड किया है, तो ओवरऑल सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसको स्टडी करने के लिए भी आप पावर फ्लो स्टडीज करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक यहाँ पे एक वन लाइन डायग्राम है। ऑफ कोर्स एक्चुअल जो नेटवर्क्स हैं दे आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, दे कुड हैव हंड्रेड्स ऑफ जनरेटर्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बसेस, hundreds of thousands of transformers for example, ठीक है, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे बेसिकली वेरी सिंपल ट्रिवियल नेटवर्क्स को हम स्टडी करेंगे। सो हियर इज ए वेरी सिंपल नेटवर्क, वन लाइन डायग्राम, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि देयर आर 3 बसेस, बस 1, बस 2 एंड बस 3। और ये बस 2 है, अगर इसको मैं देखूं तो इस बस का की रियल पावर जो इसमें से फ्लो कर रही है वो भी मुझे पता है और इसकी रिएक्टिव पावर भी मुझे पता है, ठीक है। ये बस 2 जो है तो इसको हम कहते हैं लोड बस। जिस बस की एक्टिव पावर और रिएक्टिव कोई भी लोड है, ऑफ कोर्स उसकी कितनी डिमांड कितनी है, उसकी रियल पावर की डिमांड कितनी है, रिएक्टिव पावर की डिमांड कितनी है, वो हमें पता होती है, ठीक है, लोड की। तो ये जो लोड है ये बस 2 के साथ लगा हुआ है और इसकी रियल एंड रिएक्टिव पावर हमें गिवन है। इसी तरीके से यहाँ पे एक लोड बस यहाँ पे भी हो सकती थी। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सेवरल लोड बसेस, यहाँ पे भी कोई लोड बस हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बस डिफाइन की गई है, लोड बस, दैट इज बस 2, ठीक है। और लोड बस के लिए फिर आई शुड रिपीट इट अगेन, लोड बस है, इसके लिए कौन कौन सी चीजें नोन है, रियल एंड रिएक्टिव पावर दोज आर नोन टू अस, ठीक है। लेकिन लोड बस के लिए वोल्टेज हमें पता नहीं है, व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ द लोड बस, ठीक है। सिर्फ डिमांड का हमें पता है कि ये हमारी डिमांड है, ठीक है। और फिर एक और बस यहाँ पे हमने डिफाइन की है, बस 3। इसको हम कहते हैं, इसको ये जो बस है इसको वोल्टेज रेगुलेटेड बस भी कहते हैं। ये जनरेटर इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये वाली जो बसेस हैं जिसके साथ जनरेटर कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस बस के लिए रियल पावर, ये जनरेटर रियल पावर कितनी डिलीवर करेगा ये भी हमें पता होता है। जो जनरेटर जिस बस के साथ कनेक्टेड होता है उसकी रियल पावर, ये जनरेटर कितनी रियल पावर देता है ये भी हमें पता होती है। और उसके बाद इस बस के ऊपर जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है वो भी हमें बेसिकली पता होता है। ये तीसरी बस नंबर 3 जो है यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटेड बस है। वोल्टेज रेगुलेटेड बिकॉज इन दिस बस द वोल्टेज इज नोन टू अस रेगुलेटेड, ठीक है, इट्स वैल्यू इज नोन टू अस, ठीक है, क्योंकि जनरेटर नहीं पता जी, बस 1 में पावर नहीं पता, नहीं गिवन यहाँ पे। हाँ, बस 1 में देखें, बस 1 जो है दिस इज अगेन ए जनरेटर, लेकिन उसको हम स्लैक बस कहते हैं। इस बस के लिए जो चीज हमें पता है सर, ये वोल्टेज जो है
P3 जो है ये जनरेटर प्रोवाइड कर रहा है। जी जी, जनरेटर इस बस की वोल्टेज है, ऑफ कोर्स जनरेटर कनेक्टेड है इस बस के साथ, तो इस बस की वोल्टेज को 1.04 पे मेंटेन किया हुआ है। और ये सारी वैल्यूज जो हैं दीज आर पर यूनिट वैल्यूज, ये भी याद रखें। ये वोल्टेज पर यूनिट में है, ये जो वैल्यूज हैं दीज आर इन पर यूनिट्स, ठीक है। और स्लैक बस जो है एक और बस है जनरेटर, ये भी एक जनरेटर बस है ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन इसको हम स्लैक बस कहते हैं। देयर कुड बी सेवरल बसेस विद विच जनरेटर्स आर कनेक्टेड, लेकिन उसमें से एक बस को हम रखते हैं स्लैक बस। उस बस के लिए ये भी जनरेटर ही कनेक्टेड है उसके साथ, कोई भी नेटवर्क है उसमें एक बस स्लैक बस होगी और उसको वन, आमतौर पे उसका लेबल हम वन रखते हैं, ठीक है। स्लैक बस के लिए क्या क्या चीज पता होती है? इसके लिए वोल्टेज मैग्नीट्यूड का पता होता है, इसके लिए फेज एंगल का पता होता है, इसके लिए P का भी पता नहीं है, इसके लिए Q का भी पता नहीं है। इस बस के लिए ये लोड बस है, इसके लिए P भी हमें पता है, Q भी पता है, डिमांड जो है वो हमें पता है। जनरेटर बस जो है उसके लिए हमें P पता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमें पता है, लेकिन फेज एंगल भी पता नहीं है, और इसके लिए Q भी पता नहीं है। Then there is a single slack bus, of course. There could be several load buses, there could be several generator buses, several voltage regulated buses जिनके साथ जनरेटर कनेक्टेड होता है, लेकिन एक बस जिसके साथ जनरेटर कनेक्टेड होता है नेटवर्क में, उसको हम स्लैक बस कहते हैं। उसके लिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी पता होता है और उसके लिए फेज एंगल भी पता होता है। इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके लिए P और Q का पता नहीं होता, उसकी वजह यह है, ये थोड़ी देर के बाद में बात करूंगा, फिलहाल वजह नहीं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सर तो ये जो एक बस, पावर शो हो रही है ये उसकी कैपेबिलिटी है या पावर रियल में फ्लो कर रही है, फ्लो वाली ये पावर? जनरेटर को आपने जो है ना, ये जो जनरेटर, इसकी कैपेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अंडर करंट कंडीशंस, ठीक है, इतनी पावर यहां से आ रही, इतनी पावर, ये रियल पावर जा रही है लोड की तरफ, ये रिएक्टिव पावर जा रही है लोड की तरफ, और ये जो जनरेटर है ये इतनी पावर दे रहा है, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब ये इतनी पावर दे रहा हो, ठीक है, तो उसमें फिर यहाँ पे कितने लॉसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स जब ये पावर दे रहा है तो इसका मतलब है करंट फ्लो करेगी। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लॉसेस होंगे, यहाँ पे क्या लॉसेस होंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ से ये सिर्फ इतनी पावर दे रहा है, ठीक है, बट देयर कुड बी मिसमैच, यानी ये जो रियल पावर यहाँ जा रही है, देखिए यहाँ पे 200 मेगावाट ये पावर दे रहा है और रियल पावर इतनी जा रही है, देयर कुड बी सम लॉसेस एज वेल। और जब तक आप पावर सिस्टम के इस नेटवर्क को, लोड फ्लो को आप सॉल्व नहीं करते हैं, उस वक्त तक आपको यहाँ पे लॉसेस क्या होंगे वो तो पता नहीं होंगे ना, या रजिस्टिव लॉसेस। जब तक आप इस सर्किट को जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने लॉसेस होंगे, यहाँ पे कितने लॉसेस होंगे, यहाँ पे कितने लॉसेस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जनरेटर की जो पावर जा रही है, इसमें जो लॉसेस हैं और ये जो पावर आउटपुट पे जा रही, उसके दरमियान एक मिसमैच है। और वो मिसमैच बेसिकली जितना भी होगा, वो मिसमैच कहां से आ रहा है? इस जनरेटर से, जो स्लैक बस के साथ जो कनेक्टेड है उस जनरेटर में से आ रहा है। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर ये रिपीट करते हैं। देखें, अगर मैं स्लैक बस की पावर भी मैं फिक्स कर दूं शुरू में, ये पावर भी मैं फिक्स कर दूं, ये पावर भी मैं फिक्स कर दूं, इन एडवांस मुझे तो पता नहीं है ना कि इसमें कितने लॉसेस होंगे। क्या मैं इन एडवांस बता सकता हूं कि इस ट्रांसमिशन लाइन में आई स्क्वायर आर लॉसेस, ये आर है, इसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस कितने होंगे, इसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस कितने होंगे, इसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस कितने होंगे? क्या मैं बता सकता हूं इन एडवांस सॉल्व करने से पहले? नो सर, नहीं बता नो सकते। सर। नहीं बता सकता। तो ये कब मैं बताऊंगा? एक मतलब मैं नेटवर्क को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो नेटवर्क के बाद सॉल्व करने के बाद जो मिसमैच होगा, देखें इतनी पावर जा रही है, कुछ लॉसेस इस बस में होंगे, कुछ लॉसेस इस बस में होंगे, कुछ लॉसेस इस बस में होंगे, इतनी पावर इंजेक्ट हो रही है, these losses plus these losses plus these losses plus this power, इस पावर जो इंजेक्ट हो रही और इसका लॉसेस प्लस जो पावर आउटपुट पे जा रही, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या चीज होगा? वो मिसमैच होगा। बेसिकली ये जो जनरेटर दे रहा है,
ये बैलेंस नहीं, इस ये जितनी पावर दे रहा है और जितनी पावर बाहर जा रही है और जितने लॉसेस में हो रही है, उनका आपस में एक मिसमैच है। लेकिन ये जो स्लैक बस है, इसका हम बेसिकली हमने क्या डिफाइन किया, ये वोल्टेज और ये चीज डिफाइन की, फेज एंगल डिफाइन किया है। तो इसका मतलब है जब हम पावर का जो लोड फ्लो स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, इटरेटिव जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो मिसमैच है पावर का, वो बेसिकली कहां से आ रहा है। ये स्लैक बस वो पावर दे रही होगी, वो एस्टिमेट करके हमें बता देगी कि अगर ये जनरेटर जो है इतनी पावर देगा, इसमें इतनी पावर जा रही होगी, यहाँ पे इतने लॉसेस होंगे, तो यहां से फिर कितनी पावर उन लॉसेस मिसमैच जो है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मीट करने के लिए यहां से कितनी पावर जा रही होगी। मसलन इसको मैं इस तरीके से लेता हूं, ये 400 मेगावाट है और ये 200 मेगावाट है। क्या ये जो 400 मेगावाट है उस पावर को ये फुलफिल कर रहा है? क्या ये जनरेटर उस पावर को मीट कर रहा है? नहीं कर सकता क्या सर। नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। एक तो चीज ये, यहां तो मुझे पहले तो यही सही पता चल गया। दूसरी चीज क्या है, जब मैं पावर फ्लो स्टडीज करूंगा एट द एंड ऑफ द डे, मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे इतने लॉसेस हैं, यहाँ पे इतने लॉसेस हैं, यहाँ पे इतने लॉसेस हैं। मसलन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एग्जाजरेट करता हूँ, 10 मेगावाट लॉसेस रियल पावर यहाँ पे लॉस है, 10 मेगावाट यहाँ पे है, 10 मेगावाट यहाँ पे है। तो टोटल कितनी पावर चाहिए लॉसेस को मीट करने और डिमांड को मीट करने के लिए? 430 मेगावाट्स। इज इट क्लियर? 10 मेगावाट प्लस 10 मेगावाट प्लस 10 मेगावाट प्लस 400 मेगावाट। ये बिल्कुल। बेसिकली पावर चाहिए, नेटवर्क को पावर चाहिए। लेकिन इस जनरेटर के बारे में आपने क्या डिसाइड किया है? आपने कहा ये जनरेटर कितनी पावर दे रहा है? सिर्फ 200 मेगावाट दे रहा है। तो इसका मतलब है कितना मिसमैच है? 230 मेगावाट का मिसमैच है। वो कहां से आएगा? वो बेसिकली यहां से आएगा, स्लैक बस से। इसकी पावर को हम डिफाइन इसीलिए नहीं करते हैं, इसके लिए हमने वोल्टेज और फेज एंगल डिफाइन किया है, लेकिन इसके लिए रियल और रिएक्टिव पावर हमने डिफाइन नहीं किया है। वो जब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद डिफरेंट बसेस की वोल्टेजेस को हम फाइंड करेंगे, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये जो जनरेटर है ये कितनी मिसमैच जो पावर है, ये फिर स्लैक बस के साथ जो अटैच है, वो फिर उतनी पावर बेसिकली उस जनरेटर में से आ रही होगी। इज इट क्लियर? इसको स्विंग बस भी कहते हैं। यानी एक आपके पास जो सबसे बड़ा जो जनरेटर है आपके नेटवर्क में, उसके बारे में आप उसको आप समझ लें कि बाकी जनरेटर्स के बारे में तो आपने डिसाइड कर लिया। जनरेटर 1, जनरेटर 2, देयर आर 10 जनरेटर्स। उनके बारे में आपने डिसाइड किया कि हर जनरेटर ने क्या करना है। किसी ने 50 मेगावाट सप्लाई करनी, किसी ने 100 करनी है मेगावाट, किसी ने 200 करनी है। इज इट क्लियर? 9 के बारे में तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन एक जनरेटर को फिर आपने रखा उसके लिए आपने पावर डिफाइन नहीं किया। अब वो क्या करेगा? पावर फ्लो स्टडीज को जब आप कंप्लीट करेंगे, तो बाकी जो मिसमैच है वो फिर उतनी पावर फिर क्या करेगा, ये जो जनरेटर है स्लैक बस के साथ जो लगा हुआ है, वो बेसिकली उस पावर को फिर क्या करेगा? मीट करेगा। इज इट क्लियर? अगर मैं ये स्लैक बस नहीं रखता हूं, इसकी भी फॉर एग्जांपल 130, इसकी भी मैं 200 मेगावाट इसकी मैं रखता हूं। 200 मेगावाट मैंने इसकी रखी, 200 प्लस 200 400 हो गए। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेस भी हैं। तो क्या ये 200 मेगावाट प्लस 200 मेगावाट उस सारी पावर को जो टोटल डिमांड है इंक्लूडिंग लॉसेस, तो क्या ये जनरेटर्स जो पावर आ रही वो मीट हो रही? नहीं हो रही है। तो इसलिए क्या करते हैं, एक जनरेटर को हम स्लैक बस जिसके साथ हमने डिफाइन किया है, जनरेटर जिसके साथ कनेक्टेड होता है, उसकी पावर को हम डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है? उसके लिए देखें, हर बस के लिए 4 वेरिएबल्स है। बेसिकली उसको इस तरीके से ले लें। एक क्या चीज है? एक उस बस की रियल पावर है। हर बस के लिए जो भी बस आप डिफाइन करते हैं, एक रियल पावर है, उसकी तरफ कितनी, उस बस के अंदर कितनी इंजेक्ट हो रही है। जनरेटर है तो ऑफ कोर्स इंजेक्ट होगी, या उस बस में से कितनी निकल रही है। लोड बस है तो उस बस में से निकलेगी। इसी तरीके से रिएक्टिव पावर है हर बस के लिए, या तो इंजेक्ट हो रही होगी, ठीक है, बस की तरफ जा रही होगी, या बस से अवे जा रही होगी। इज इट क्लियर? और तीसरी क्या चीज है? इस बस में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है,
और चौथी क्या चीज है, वोल्टेज का फेज एंगल है। ये 4 क्वांटिटीज है बेसिकली हर बस के लिए। तो लोड बस है, उसके लिए रियल पावर हमें पता है, उसकी रिएक्टिव पावर हमें पता होती, इसके लिए फेज एंगल वोल्टेज का और वोल्टेज हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर ये कंडीशंस हो तो हम चाहते हैं कि इस वोल्टेज, इस बस के ऊपर वोल्टेज कितनी होगी, उसका फेज एंगल कितना होगा। जनरेटर बस है, उसके लिए रियल पावर हमें पता होती है। ठीक है, जनरेटर की वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता है। दो चीजें हमें पता है। अननोन्स इसके लिए क्या है, क्यू अननोन है। रिएक्टिव पावर कितनी जनरेटर दे रहा है या जनरेटर ले रहा है। जनरेटर ले भी सकता है, जनरेटर दे भी सकता है। लोड ले भी सकता है और लोड दे भी सकता है, लेकिन जनरेटर हमेशा रियल पावर इंजेक्ट करेगा। रियल लोड है, ठीक है, एक लोड है, वो हमेशा पावर को क्या करेगा, रियल पावर ले लेगा। इज इट क्लियर। बाकी रिएक्टिव पावर लोड से बस की तरफ भी आ सकती है, बस से लोड की तरफ भी जा सकती है। रिएक्टिव पावर जनरेटर की तरफ भी जा सकती है, जनरेटर से अवे भी जा सकती है। देखिए, जनरेटर बस है, इसके लिए भी 4 क्वांटिटीज हैं, हर बस के लिए 4। जिस तरह हमने पहले नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस किया था, उसमें लूप्स की करंट्स थी या नोड की वोल्टेजेस थी। क्या चीजें थी उस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। एक नेटवर्क है आपके पास, उसमें अगर लूप की करंट्स आपको पता चल जाए या नोड की वोल्टेजेस आपको पता चल जाए, तो आप अगर लूप की करंट्स पता चल जाए तो नोड की वोल्टेजेस भी आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, उसको सॉल्व करेंगे ना किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से। ठीक है, उसकी मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास लूप की करंट्स निकलेंगी। वहां से आप क्या कर सकते हैं, नोड की वोल्टेजेस भी आप निकाल सकते हैं। वहां से आप क्या कर सकते हैं कि जो वोल्टेज सोर्सेज वहां पे लगे होते हैं, अगर ऑफ कोर्स उनकी वोल्टेजेस तो हमें पता है, करंट्स जो वोल्टेज सोर्स में से निकल रही वो भी पता है, और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, उसका फेज एंगल भी पता है नेटवर्क्स में। तो हम वो जो वोल्टेज सोर्स है उसमें से कितनी पावर जा रही वो भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टर्स के अंदर या इंडक्टर्स के अंदर या एम्पीडेंसेस में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो नेटवर्क में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यही करते हैं ना। लूप इक्वेशन में बेसिकली करंट्स निकालते हैं आप। नोडल एनालिसिस है, उसमें क्या करते हैं, उसमें फिर आप यू आर नॉट कैलकुलेटिंग करंट्स। आप क्या करते हैं, नोड की वोल्टेजेस निकालते हैं, करंट्स आप नहीं निकालते हैं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्यूटिंग द करंट्स, लेकिन वंस यू गेट द वोल्टेजेस ऑफ डिफरेंट नोड्स, डिफरेंट बसेस, यहाँ पावर सिस्टम एनालिसिस में उसको बस का नाम देते हैं, सर्किट एनालिसिस में नोड्स कहते हैं। जब नोड्स की वोल्टेजेस आपको पता चलती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हर ब्रांच में जो करंट का फ्लो है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। जब आप करंट्स पता चल गई तो हर जो एम्पीडेंस है उसमें कितनी रियल पावर जा रही, वहां से लॉसेस होंगे, कितनी रिएक्टिव पावर लेगा वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर नोडल वोल्टेजेस आपको पता है तो वहां से करंट निकाल के फिर जो वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं उनमें से कितनी करंट डिलीवर हो रही, या वो कितनी पावर रियल और रिएक्टिव पावर वो कितने सोर्सेज डिलीवर कर रहे हैं, या रियल एंड रिएक्टिव पावर कितने वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं नोडल एनालिसिस की मदद से। बेसिकली या तो आपको क्या चाहिए, जो सर्किट है, ठीक है, उसके नोड्स की वोल्टेजेस चाहिए या आपको लूप की करंट्स चाहिए। ठीक है, तो यही काम पावर सिस्टम एनालिसिस में भी बेसिकली हम यही काम करते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ठीक है, तो यहां पे भी हम यही करते हैं, नोड्स की वोल्टेजेस निकालते हैं बेसिकली। मसलन ये जो वोल्टेज है वो जो लोड वोल्ट, इसमें देखिए 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। उसमें सिंपल जो सर्किट एनालिसिस में चीजें थोड़ी सी इसलिए सिंपल होती थी, उसमें आपके पास वोल्टेज सोर्सेज की वैल्यूज आपको पता होती थी, ठीक है, और उसके बाद नोड की वोल्टेजेस आपने निकालनी होती थी। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हमें पावर्स पता है, इसमें आपको ये पता होता है कि ये डिमांड जो है वो कितनी होगी, कितनी डिमांड है। फॉर एग्जांपल कोई लोड है, उसकी डिमांड कितनी है। इज इट क्लियर। सो यहाँ पे डिमांड आपको पता है, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे जब इतनी डिमांड हो तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी। ठीक है, नोडल एनालिसिस है, लेकिन
यहाँ पे इस नोड की वोल्टेज हमने फाइंड कर दी, लेकिन डिमांड हमें पता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नोड है जिसके साथ वोल्टेज बस लगी हुई है, पावर सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं तो इस बस की क्या चीज हमें पता होती है, इस जो वोल्टेज सोर्स लगाते हैं उसका फेज, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिकॉल यूर आपकी जो पुरानी चीजें हैं, ठीक है, तो वहां से फिर आपको क्या चीज पता होती इस बस के बारे में, जो जनरेटर जो वोल्टेज सोर्स के साथ लगा होता है उस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी पता, उसका फेज एंगल भी पता होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरेटर बस का फेज एंगल पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ वोल्टेज मैग्नीट्यूड को हम फिक्स कर सकते हैं और इसकी पावर हमें पता है, ठीक है। इसका ये यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे अगर कोई करंट सोर्स लगा हुआ है, अगर यहाँ इसके साथ कोई, इस नोड के साथ नोडल एनालिसिस करते हैं, अगर इस नोड के साथ भी अगर कोई वोल्टेज सोर्स भी लगा हो तो उसको क्या करते थे, करंट सोर्स में कन्वर्ट करते थे और नोडल एनालिसिस लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हमें पावर्स पता है। इज इट क्लियर? सो इस बस के लिए वोल्टेज और उसका फेज एंगल अननोन है। 4 क्वांटिटीज है टोटल, उनमें से 2 क्वांटिटीज पता है और 2 क्वांटिटीज अननोन है। ये दोनों पता है, वोल्टेज और वोल्टेज का फेज हमें पता नहीं है, ठीक है। जनरेटर बस के लिए 2 क्वांटिटीज वी नो, पावर पता है, रियल पावर, और उसकी दूसरी क्या चीज हमें पता है, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है वोल्टेज का, लेकिन उसका फेज एंगल पता नहीं है, ठीक है। फेज एंगल पता नहीं है। जबकि स्लैक बस है, इसके लिए भी 2 क्वांटिटीज हैं। कौन सी 4 क्वांटिटीज है, कौन कौन सी है, क्यू है, पी है, और तीसरी कौन सी चीज है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और फेज एंगल हमें पता है। इज इट क्लियर? तो ये चीजें इसके लिए भी पता है। जब हम ये नोन्स के बेस पे जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, हमें आ जाएंगी इस बस का फेज वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी। जब हम न्यूटन रॉप्सन मेथड और गॉस सेडल मेथड को हम इस्तेमाल करके इस नेटवर्क को हम जब सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट इज, इस बस की वोल्टेज हमें पता चल जाएगी, इस बस की जो फेज एंगल है वोल्टेज का वो हमें पता चल जाएगा। इस बस के लिए क्या अननोन है, इस बस में वोल्टेज का फेज एंगल अननोन है, और इस बस की जो रिएक्टिव पावर है क्यू है वो अननोन है, वो निकल आएगी, ठीक है। और इस बस के लिए जो स्लैक बस है, इसके लिए वोल्टेज का फेज एंगल भी पता है और उसके लिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी पता है, लेकिन इसके लिए पी क्यू हमें पता नहीं है। तो फिर हमें पता चल जाएगा इस सर्किट को जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये जो अननोन जो है इस बस के लिए पी क्यू, जनरेटर बसेस है उनके लिए क्यू की वैल्यू और वोल्टेजेस का फेज एंगल, और जो लोड बसेस है उनके लिए वोल्टेज का फेज एंगल और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है ये अननोन्स हैं बेसिकली। ये फिर हमें पता चल जाएंगे जब हम पावर फ्लो स्टडीज को जब हम कंप्लीट करेंगे यूजिंग सम इटरेशन, जो इटरेटिव मेथड है उसको इस्तेमाल करके। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये एक ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम है, उसको मैंने काट के यहाँ डाला है ताकि थोड़ा सा पहले आपको अंदाजा हो कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये टेक्निक जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। जब इस प्रॉब्लम को हम गॉस सेडल मेथड या न्यूटन रॉप्सन मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं तो देखें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। एक तो ये है, यहाँ पे देखें, इसने आप किताब को देखेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक्चुअल, ऑफ कोर्स दिस क्वांटिटीज वर बेस, ये इम्पीडेंसेस वगैरह बेस क्वांटिटीज थी, इनको भी हम अल्टीमेटली वी विल डिफाइन ए बेस, उसके बेस पे इनको भी बेस MVA में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसको जब वंस वी सॉल्व उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उनको एक्चुअल क्वांटिटीज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें देखें इस बस के लिए क्या चीजें नोन थी, इस बस के लिए रियल पावर पता थी, ये लोड बस है, रिएक्टिव पावर पता थी, इसके लिए उसने वोल्टेज निकाला है, वही वोल्टेज निकाल के तो ऑफ कोर्स इसने बाकी क्वांटिटीज निकाली, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है उसने। किताब में ये वैल्यूज मेंशन है। अगर मैं किताब की तरफ चला जाऊं तो देखें ये वैल्यू उसने इसकी वैल्यू निकाली है 0, ये बेस द फाइनल सॉल्यूशन। तो लोड बस जो है उसके लिए क्या चीज हमें पता, ये दोनों चीजें हमें पता थी, रियल एंड रिएक्टिव पावर। जब उसने सॉल्व किया इस नेटवर्क को यूजिंग दैट टेक्निक
तो इसकी वोल्टेज की वैल्यू आ गई 0.97168 और इसका फेज एंगल भी आ गया। फिर दूसरा ये वाली जो बस थी, जनरेटर बस थी, इसके लिए क्या चीज हमें पता थी? रियल पावर पता थी, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता था। यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं बेसिकली पर यूनिट से दोबारा एक्चुअल सिस्टम पे चला गया है। यहाँ पे पर यूनिट वैल्यू मुझे पता थी लेकिन इसका फेज एंगल पता नहीं था। जब हमने लोड फ्लो एनालिसिस किया तो वहां से हमें पता चल गया कि ये जो इसका जो फेज एंगल है दैट कम्स आउट टू बी 0.498 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जब हम स्लैक बस की तरफ चले जाते हैं, स्लैक बस के लिए वोल्टेज और उसका मैग्नीट्यूड हमें पता था, ठीक है, लेकिन इसकी रियल एंड रिएक्टिव पावर पता नहीं थी। तो रियल एंड रिएक्टिव पावर, जब ये जनरेटर इतनी दे रहा हो पावर, जब लोड की इतनी डिमांड हो, तो फिर ये जो स्लैक बस है, आप ये समझ लें कि ये इतनी सप्लाई, इस स्लैक बस जो जनरेटर है इसकी पावर वेरिएबल है, ठीक है। फिर इस स्लैक बस की पावर को हमें क्या रखना पड़ेगा? ये रखना पड़ेगा, यानी 218 मेगावाट और इतने मेगावार्स। अगर ये पावर हमें फिर ये जो नेटवर्क की जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई, ये तब सेटिस्फाई होंगी जब ये पावर जो है, ये जो जनरेटर है जिसको स्लैक बस के साथ कनेक्ट किया है, ये इतनी रियल पावर देगा और इतनी रिएक्टिव पावर देगा, ठीक है। मिसमैच है बेसिकली टोटल लॉसेस प्लस ऑलरेडी जो हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी जो मिसमैच है बेसिकली दैट विल बी सप्लाइड बाय दिस जनरेटर कनेक्टेड विद द स्लैक बस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें, अब ये वाला जो लोड बस है उसके लिए रियल पावर 170.96 मेगावाट वो बेसिकली इस बस से आएगी। और कौन सा जनरेटर देगा? ये वाला जनरेटर। देखिए इस जनरेटर की टोटल पावर कितनी है? रियल पावर इट इज 218 मेगावाट है, ठीक है। और ये कितनी दे रहा है? इस बस को कितनी दे रहा है? ये दे रहा है टोटल इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कितनी पावर भेज रहा है? ये वाला जनरेटर स्लैक बस के साथ लगा हुआ है 179 मेगावाट इस बस के थ्रू भेज रहा है लोड की तरफ। लेकिन इसका 8.38 मेगावाट कहां कंज्यूम हो रहा है? इस लोड बस में I2R लॉसेस में कंज्यूम हो रहे हैं। और कितनी पावर बेसिकली डिलीवर हो रही है इस लोड को? ये डिलीवर हो रही है, ये वाला जो जनरेटर है ये 170.96 मेगावाट इसके एंड पे उसने बनाया है। ये रियल पावर, इसमें जो लाइन लगा के ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगाई, ये बेसिकली रिएक्टिव पावर है। तो ये वाला जनरेटर जो है 218 मेगावाट में से रियल पावर में से 179 मेगावाट इस लोड को देता है, ठीक है। और इतने मेगावाट कहां पे खर्च होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस में। बाकी 179 मेगावाट जब इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उसने सेंड किया तो बाकी कितने नीचे रह गए? तकरीबन 20 मेगावाट। तो 20 मेगावाट फिर किस तरफ जा रहे हैं? 39 मेगावाट, सॉरी, ठीक है, 39 मेगावाट। यहां से तकरीबन 179 से 220 हो गए, ये 218 है, तो तकरीबन 40 मेगावाट या 39 मेगावाट जो कि यहाँ पे है। 179 मेगावाट इस जनरेटर ने इस बस के थ्रू फेंक दिया और 39 मेगावाट फिर इस बस के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। यानी लोड को कितने चाहिए? 400 चाहिए। 170 मेगावाट तो इस जनरेटर से जो फ्लो कर रहे थे उनमें से 170 मेगावाट तो लोड को पहुंच गए, लेकिन इसके 400 मेगावाट है। तो इसका मतलब है कि कितने मेगावाट और चाहिए इसको चाहिए तकरीबन इसको चाहिए 130 मेगावाट एडिशनल, 230 मेगावाट, क्योंकि 400 मेगावाट है, 171 मेगावाट इस जनरेटर ने दे दिए। नीचे कितने रह गए? 230 मेगावाट। 230 मेगावाट में से कहां से आना चाहिए? इस बस के थ्रू आना चाहिए। लेकिन इस जनरेटर की अपनी पावर कितनी है? इट इज ओनली 200 मेगावाट। तो इसका मतलब है कि ये जो 39 मेगावाट जो रिमेनिंग इसकी जो रियल पावर थी वो यहां से फ्लो करेगी लोड की तरफ। इसका जब इस बस में से पास होगी तो कितने पावर लॉसेज होंगे? 180.18 मेगावाट यहाँ पे I2R लॉसेज होंगे। कितने रह जाएंगे? यहां से जो पावर आ रही है 38.87 मेगावाट आ गए। उसमें फिर ये पावर ऐड हो जाएगी 238.87 मेगावाट बेसिकली इस बस से इंजेक्ट हो रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। लेकिन इस ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉसेज हैं, कितने हैं? 9.847 मेगावाट। उसके बाद जब ये लॉसेज को अकाउंट फॉर करेंगे तो कितनी पावर बच जाएगी? इस बस के ऊपर आ जाएगी, दैट इज 229 मेगावाट,
ठीक है, और 178 मेगावाट यहां से आ रही, 229 मेगावाट यहां से आ रही, तो टोटल कितनी रियल पावर हो गई? 400 मेगावाट लोड को मिल गई। ये पावर एनालिसिस लोड फ्लो स्टडीज करेंगे तो लोड फ्लो फिर हमें बताएगा कि कितनी पावर यहां से ये जनरेटर प्रोवाइड करेगा और कितने इस यहां पे लॉसेस होंगे और कितनी पावर नीचे रह जाएगी जो लोड इस बस के थ्रू फ्लो करेगी और ये वाला जनरेटर प्रोवाइड करेगा, और इस जनरेटर की कितनी पावर किसी और बस के थ्रू लोड की तरफ जाएगी और कितने लोड्स में लॉसेस होंगे। ये सारी कैलकुलेशंस लोड फ्लो स्टडीज के बाद फिर हमें मिल जाएंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्टिव पावर, इतनी रिएक्टिव पावर चाहिए, तो इस रिएक्टिव पावर को मीट करने के लिए देखिए, इस जनरेटर के लिए हमने रिएक्टिव पावर डिफाइन नहीं किया था, इस जनरेटर के लिए रिएक्टिव पावर डिफाइन नहीं किया, लेकिन लोड फ्लो स्टडीज करेंगे तो वहां से फिर हमें पता चलेगा कि ये 250 मेगावाट इतनी पावर देने के लिए ये वाला सर्किट जिसके एम्पीडेंसेस या एडमिटेंसेस अगर ये हो, ट्रांसमिशन लाइंस की लेंथ इतनी हो और उनकी कैपेसिटेंसेस और इंडक्टेंसेस इतनी हो, इतना अगर यहाँ पे लोड चाहिए, इतनी रिएक्टिव पावर चाहिए, और एक जनरेटर, दो जनरेटर्स लगाए हैं, तो ये वाला जनरेटर फिर इन कंडीशंस को मीट करने के लिए इस जनरेटर में से कितनी रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है, इस ये दे रहा है, सप्लाई करोगे 146 मेगावाट। ठीक है, लेकिन इसके लिए 250 चाहिए, इसका मतलब है कि ये तो मीट नहीं कर रहा है ये वाला जनरेटर, तो एडिशनल फिर इसके लिए रिएक्टिव पावर कहां से आएगी? बेसिकली ये वाला जनरेटर जनरेट करेगा, ठीक है, 140 मेगावाट, लेकिन इसकी जो इतनी मेगावार की जो पावर है रिएक्टिव पावर, इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जाएगी और इतनी मेगावार फिर इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जाएगी और इसकी जो सप्लाई जो है वो उसमें ऐड हो जाएगी और टोटल फिर हमें ये जो लोड है उसको मिल जाएगी। और फिर मेगावार्स भी ऑफ कोर्स जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, वो इंडक्टेंस एब्जॉर्ब भी करती है। ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये इतने मेगावार्स एब्जॉर्ब करेगी, ये ट्रांसमिशन लाइन इतने मेगावार्स एब्जॉर्ब करेगी, ये इतने मेगावार्स एब्जॉर्ब करेगी। बेसिकली दिस प्लस दिस प्लस दिस मेगावार प्लस दिस मेगावार प्लस दिस मेगावार प्लस दिस मेगावार, ये टोटल डिमांड है। कहाँ की डिमांड है? लोड की डिमांड प्लस लॉसेस है, वो भी डिमांड समझ लें, क्योंकि आपके लॉस हो गए तो वो लॉस को तो आपने मीट करना है ना। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इतने मेगावार्स चाहिए आपको। कुछ सर्किट ट्रांसमिशन लाइन एब्जॉर्ब करेगी और कुछ आपका जो लोड एब्जॉर्ब करेगा, तो टोटल मेगावार्स कहां से आएंगे? ये वाला जनरेटर देगा और ये वाला जनरेटर देगा। इसके लिए मेगावार्स हमने डिफाइन नहीं किए हैं, लेकिन इसके लिए बाकी टू अननोन्स हमने डिफाइन किए हैं, इसके लिए टू अननोन्स हमने डिफाइन किए हैं, इसके लिए टू अननोन्स डिफाइन किए हैं। तो उन अननोन्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो बाकी जो रिमेनिंग अननोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास मिल जाएंगे, हमें पता चल जाएंगे। मसलन अगर इस बस की वोल्टेज मुझे पता चल जाए, अगर इस बस की वोल्टेज मुझे पता चल जाए, तो ऑफ कोर्स इस बस की वोल्टेज मुझे पता चल जाए, इस बस की अगर वोल्टेज मुझे पता चल जाए, तो क्या मैं इस बस की जो करंट है वो नहीं निकाल सकता हूं? इस बस की अगर वोल्टेज मुझे पता चल, बेसिकली हम देखेंगे आगे कि बसेस के हम वोल्टेजेस निकालते हैं, अननोन पैरामीटर्स जो है, ठीक है, इसके लिए डेल्टा है, इसके लिए बस की फेज वोल्टेज है और इसकी फेज है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का इस बस का, और इसका फेज एंगल है, वो जब हम निकालते हैं, ठीक है, कुछ इक्वेशंस लिखते हैं, उसकी मदद से ये चीजें हम निकालते हैं। उसके बाद जब हम सेट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो अननोन्स हैं वहां से फिर हमें पता चल जाएगा कि इन कंडीशंस को मीट करने के लिए ये वाला जनरेटर इसको इतना सप्लाई करना चाहिए, इतनी इस जनरेटर में जो सेटिंग करेंगे वो क्या करेंगे, इतनी रियल पावर इससे हम सप्लाई करेंगे, इतनी हम रिएक्टिव पावर इसमें से सप्लाई करेंगे और इतनी रिएक्टिव पावर इसमें से सप्लाई करेंगे। तो फिर ये वाली जो कंडीशंस हैं इस बस के, हम चाहते हैं कि इस बस में इतनी वोल्टेज हो, इस बस में इतनी वोल्टेज हो, वो वाली कंडीशंस फिर क्या हो जाएंगी? मीट हो जाएंगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो सो हियर आर 4 अननोन्स आर देयर, 4, हर बस के लिए 4 वेरिएबल्स हैं, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का फेज एंगल। लोड बस है, उसके लिए एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर नोन है,
इसको हम PQ बस भी कहते हैं, PQ बस, रियल एंड रिएक्टिव पावर PQ बस। इसके लिए P और Q दोनों पता है, लेकिन इस बस के लिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का फेज एंगल जो है वो हमें पता नहीं है। रेगुलेटेड बस है ये, जो जनरेटर के साथ जो जिन बसेस के साथ जनरेटर लगा होता है उसको रेगुलेटेड बसेस कहते हैं। उसके लिए रियल पावर हमें पता है और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी पता है, लेकिन वोल्टेज का फेज एंगल पता नहीं है, ठीक है। और इसको हम PV बस भी कहते हैं, जो वेरिएबल्स नोन है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ दोज वेरिएबल्स। PQ बस की जब हम बात करते हैं तो लोड बस है, PV बस की बात करते हैं तो रेगुलेटेड बस है, वोल्टेज बस उसको हम कहेंगे जनरेटर के साथ जो कनेक्टेड है, जनरेटर जिसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद स्लैक बस या स्विंग बस जिसकी बात की, उसमें उसके लिए वोल्टेज और फेज एंगल पता है, ठीक है। नाउ हियर इज व्हाट वी हैव। अब हम ये करते हैं, प्रीवियसली हमने क्या किया था, शुरू वाले और ये हमारे पास पहले हमने क्या किया था, कोई एक नेटवर्क था, उसके लिए हमने नोडल एनालिसिस की थी इफ यू रिमेंबर, और उसके लिए हमने I इज इक्वल टू Y बस मल्टीप्लाइड बाई V बस किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, नोडल एनालिसिस था। तो नोडल एनालिसिस यहां पे भी हम नोडल एनालिसिस करेंगे, लेकिन I बस हमें पता नहीं होते। अगर I बस हमें पता चल जाए, ठीक है, जैसा कि प्रीवियसली उसमें कुछ एक साइड पे कुछ I जो करंट सोर्सेज जो बसेस के साथ जो लगे हुए थे, तो वो I बेसिकली हमें पता होती थी। तो I को हम लेफ्ट साइड पे रखते थे, राइट साइड पे Y बस मल्टीप्लाइड बाई V बस। V क्या चीजें थी, वो नोड की वोल्टेजेस थी जो हमें अननोन थी, वो हम निकालते हैं। सर्किट एनालिसिस में हम यही करते हैं। और लेफ्ट साइड पे I क्या चीज है, I बेसिकली वो करंट्स हैं जो जा रही है उन बसेस की तरफ, वो हमें पता होती। नोन करंट्स जो हमें पता है वो लेफ्ट साइड पे होती हैं, और जो हमें पता नहीं होती वो राइट साइड पे होती। लेकिन जो अननोन करंट्स को हम कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ नोड्स, नोड की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय वाई, उस नोड के साथ जो डिफरेंट वो जो लगी होती हैं, एडमिटेंसेस लगी होती हैं, उनकी मदद से वाई बस हमने डिफाइन की है। अननोन वाई वोल्टेजेस है और वाई बस है, उनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे क्या चीजें हैं, हमें नोन करंट्स हैं, ठीक है। तो नोन करंट्स वो वाला वेक्टर हमें पता होता तो V हम फाइंड करते, तो ये काम करते। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे। लेकिन देखें यहाँ पे अगर तो ये मुझे पता होता कि ये करंट कितनी जा रही है यहाँ से, तो यहाँ पे फिर मैं इस नोड के लिए वोल्टेज की इक्वेशन लिखता, तो वो करंट मुझे नोन होती, उसको मैं राइट साइड पे लिखता, और बाकी V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय इस बस की एडमिटेंस में लिखता। V2 माइनस V3 मल्टीप्लाइड बाय बस की एडमिटेंस को मल्टीप्लाई करता, इक्वल टू ये वाली करंट लिखता। लेकिन ये करंट मुझे पता नहीं है, यहाँ पे मुझे पावर पता है, करंट्स पता नहीं है। तो इस इक्वेशन को फिर भी मैं लिख सकता हूं। उसके लिए फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी, उस करंट को इन टर्म्स ऑफ पावर लिखूंगा मैं, ठीक है। इक्वेशन अभी वही होगी, लेकिन करंट्स को मुझे लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। सो दिस पावर, ये स्केजुअल्ड लोड है, स्केजुअल जो स्केजुअल किया है, इतना पावर देना है हमने। ये स्केजुअल्ड क्या चीज है, ये स्केजुअल्ड रिएक्टिव पावर है, ये स्केजुअल्ड रियल पावर है जो इस बस को देना है, इस जनरेटर ने सप्लाई करना। स्केजुअल क्या आपने डिसाइड किया है कि इसने अगर ये वाला जो है इतनी रियल पावर हो, इतनी रिएक्टिव पावर हो, तो इस जनरेटर ने 200 मेगावाट इससे सप्लाई करना, इसकी कुछ लिमिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि ये जनरेटर इस जनरेटर को सप्लाई करनी चाहिए इतनी, ठीक है। तो अब बाकी पावर कहां से आएगी, तो वो फिर इस जनरेटर से आएगी जो यहाँ पे स्लैक बस के साथ आपने लगाया है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं, नोडल इक्वेशंस लिखते हैं, नोड, ठीक है। और उसमें से अगर ये करंट हमें पता हो, नोन हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे I इज इक्वल टू वाई बस डिवाइडेड बाई हर उसके लिए बस के लिए नोन जो करंट्स होंगी वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। और उसका एक वेक्टर बनाते हैं। राइट साइड पे हम क्या लिखते हैं, वाई बस मल्टीप्लाइड बाई V बस लिखते हैं, और V हम एस्टिमेट करते हैं। V's आर अननोन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चीज पता है, करंट्स इंजेक्टेड पता नहीं है, लेकिन क्या चीज पता है, वी नो द पावर, ठीक है। सो अगर ये बस है, इस बस के लिए अगर मैं आपसे कहूं
कि इसके लिए नोडल इक्वेशन लिखो किरचॉफ्स करंट लॉ के बेस पे, तो क्या लिखेंगे? बेसिकली ये काम हमने पहले किया है। करंट गोइंग टुवर्ड्स ए नोड is equal to sum of all the currents going away from the node. तो yi is equal to, if you remember, vi manfi v1 into yi1 plus vi manfi v2 into yi2 plus vi into minus v3 into yi3 plus vi minus vn into vin plus vi minus 0, ये 0 है रेफरेंस है, plus vi minus 0 multiplied by yi0 is equal to I. If you remember, it's very simple. नोडल इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है. सो दैट इक्वेशन इज बेसिकली हियर, ठीक है? yi is equal to yi0 vi plus yi1 v1 minus vi. और इफ यू रिमेंबर, इन इक्वेशंस को फिर हमने क्या किया था, इनको फिर कुछ टर्म्स इनको अलग अलग करके हमने लिखा था. ये जो yi vi के साथ जो टर्म्स है उनको हमने इकट्ठा किया था और बाकी टर्म्स को हमने अलग अलग करके लिखा था. फिर बेसिकली इसको फिर हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. yi is equal to, यहाँ पे मैं एक रो एक मैट्रिक्स लिखूं जिसके एलिमेंट्स ये हो, these और एक कॉलम वेक्टर बनाऊं जिसमें मेरे पास क्या चीज होंगे, v1 v2 v3 vn, और हर नोड के लिए इसी तरह की एक इक्वेशन बनती. और इन इक्वेशंस को हम क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, और उसके बाद फिर हम एक मैट्रिक्स बनाते थे, एक y वेक्टर हम डिफाइन करते थे, और ये नोन करंट्स का एक वेक्टर डिफाइन करते थे, इफ यू रिमेंबर, ठीक है? और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपैक्ट फॉर्म में लिखूं तो इसमें देखें, इस इक्वेशन को vi मल्टीप्लाइड बाय yij, इज 0 से लेकर j फ्रॉम 0 से लेकर n तक. देखिए yi0 i नोड के लिए जब मैं इक्वेशन लिखता हूं तो i नोड से लेकर n नोड्स तक जितनी भी एडमिटेंसेस हैं उन सबको हम आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं. yi0 i नोड से 0 नोड की तरफ, i नोड से 1 नोड, i नोड और 2 नोड के दरमियान, डैश डैश i नोड और n नोड के दरमियान, इन सबको आपस में ऐड करते हैं और इसको आपस में ऐड करते हैं और उसको फिर vi के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. उसको सेल्फ एडमिटेंस का नाम भी दिया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है? इसको सेल्फ एडमिटेंस का नाम भी दिया था. तो मल्टीप्लाइड बाय vi करते हैं. और ये क्या चीज है, ये देखें, दीज आर द वोल्टेजेस जो आई नोड के अलावा नोड्स की वोल्टेजेस हैं. और ये क्या चीज है, आई नोड और उन नोड्स के दरमियान जो एडमिटेंसेस हैं, ट्रांस एडमिटेंसेस, ठीक है? तो यहाँ पे जो फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर पुरानी इक्वेशंस को अगर आप लोगों ने एक मरतबा करके देखा है तो फिर आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी. ये वाली जो टर्म्स हैं, आई नोड और नोड 1 के दरमियान एडमिटेंस है मल्टीप्लाइड बाय v1, आई नोड और नोड 2 के दरमियान एडमिटेंस है मल्टीप्लाइड बाय v2, डैश डैश आई नोड और n नोड के दरमियान इनटू vn, ठीक है? ये वाली टर्म्स ये हैं. इन टर्म्स को भी फिर मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है? लेकिन इन टर्म्स में वो 0 वाली टर्म इसमें नहीं है, वो सिर्फ किसके साथ, ये 0 नोड के साथ है, yi0 नोड के साथ है, i नोड और 0 नोड के साथ, 1 नोड और 0 नोड के दरमियान. अगर नोड 2 में अगर हमें तो 2 नोड और 0 के दरमियान, तो ये वाली टर्म हमेशा किस में आ जाएगी, सेल्फ एडमिटेंस की जो टर्म है उसमें आ जाएगी, ट्रांस में ये नहीं आएगी. तो इस वजह से उसने j यहाँ 1 से लेकर n तक डिफाइन किया है. और j इज इक्वल टू नॉट i, ठीक है? तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर आप इसको आप देखेंगे, ठीक है? तो उसमें से j इज नॉट, जब यहाँ पे i डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे फिर yi टर्म नहीं लिखेंगे. तो yi तो यहाँ पे उस तरह की कोई चीज बनती ही नहीं ना. किसी नोड के लिए आप yi कैसे डिफाइन करेंगे, कैपिटल yi तो हमने डिफाइन किया था इन सब का सम, ठीक है? तो हमेशा एडमिटेंस तो हमेशा क्या होती, एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान होती. तो स्मॉल yi तो होती ही नहीं है, ठीक है? अलबत्ता इन सब के सम को हमने कैपिटल yi दिया था अपनी आसानी के लिए, एक कैपिटल नाम दिया था, लेकिन स्मॉल yi इज नथिंग, ठीक है? सो इसी वजह से उसने j इज नॉट इज इक्वल, जब आई नोड के ऊपर है तो करंट नोड i की तरफ जो करंट जा रही है
तो उसके लिए जब ये वाली टर्म डिफाइन करेंगे तो जे जब दूसरे जो नोड्स हैं वो होंगे, उसमें आई वाला नोड यहाँ पे फिर वाई आई, मसलन अगर सेकंड नोड है तो यहाँ पे टर्म होगी वाई आई 0, वाई आई 1, वाई आई 3, वाई सेकंड नोड है फॉर एग्जांपल आई 2, यहाँ पे आई 2 के लिए भी लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा V2 और समेशन में क्या आ जाएगा Y20 Y प्लस Y21 प्लस Y23 प्लस Y22 तो कोई चीज नहीं है ना, क्योंकि एडमिटेंस 2 नोड्स के दरमियान है। ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पे J इज नॉट इज इक्वल टू I हमने डिफाइन किया। अब इंटरेस्टिंग थिंग देखें, ये जो नोड है इसमें से करंट जा रही है और इस नोड में दाखिल हो रही है करंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस नोड की वोल्टेज भी मुझे पता हो तो इस नोड की तरफ जो पावर जो इंजेक्ट हुई है इस नोड के ऊपर, इस बस के ऊपर जो पावर इंजेक्ट हुई है वो मैं फाइंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। तो जो ऑफकोर्स जो इसमें इंजेक्ट हुई है वो फिर इन बसेस में आगे ट्रांसमिट होगी। अगर वोल्टेज मुझे पता हो और करंट मुझे पता हो जो नोड की तरफ जा रही है और इस बस की वोल्टेज मुझे पता हो, तो सिंपल इक्वेशन है, हमें पता है P प्लस एस इज इक्वल टू वी आई इंटू आई स्टार हम लिख सकते हैं। इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर, बस की वोल्टेज मुझे पता है और बस की तरफ जो करंट जा रही है आई, ये मुझे पता है, वी आई इंटू आई स्टार। ठीक है, तो इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू पी आई प्लस जे क्यू आई। ठीक है, तो यहां से फिर मैं निकाल सकता हूं आई जो बस की तरफ जो करंट जा रही है दैट इज इक्वल टू पी आई प्लस जे क्यू आई डिवाइड, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ठीक है, आई इज इक्वल टू ये वाली करंट ये हो गई। तो नोडल एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो करंट इंजेक्ट करते हैं बस में वो लिखते हैं। ठीक है, लेकिन या करंट अवे जा रही है, करंट अगर जनरेटर है तो जो करंट इंजेक्ट कर रहा है, लोड है तो लोड से करंट कहां जा रही, अवे जा रही है। ठीक है, तो वो हमें पता है। कैसे हमने निकाला, क्योंकि उसके लिए रियल एंड रिएक्टिव पावर और बस की वोल्टेजेस हमें पता हो, तो उस बस में जो करंट इंजेक्ट हो रही है इसमें हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो करंट मैं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस आई की जगह मैं क्या लिखूंगा, नोडल एनालिसिस में देखें, उसमें जो सर्किट एनालिसिस में हम करते थे तो सिंपली ये हमें पता होता था, लेकिन बाकी जो सोर्सेज हैं, ठीक है, उनका फेज एंगल भी पता होता था, मैग्नीट्यूड भी पता होता था, सिर्फ ये अननोन्स हम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हम हमारा क्या है यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं आई बेसिकली हमें पी आई अगर हमें पता हो, जे आई क्यू आई हमें पता हो, और बस की अगर वोल्टेज अगर हमें पता हो, तो यहां से फिर ये वाली वोल्टेज ये करंट निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे इस करंट के बजाय, बिकॉज ये चीजें अगर मुझे पता है तो मैं ये लिख दूंगा। तो बेसिकली सर्किट एनालिसिस पावर फ्लो स्टडीज की बात करते हैं तो हमें आमतौर पे रियल पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड्स, ये चीजें पता होती हैं। इसी वजह से उस करंट को नोडल एनालिसिस में जो करंट इस्तेमाल होता था उसको फिर हमने रिप्लेस किया किससे, उसको फिर रियल पावर और रिएक्टिव पावर और इन टर्म्स ऑफ बस वोल्टेजेस में हमने लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस बस की तरफ जो करंट जा रही है वो किसके बराबर है, वो अगर इस बस में रियल पावर P जा रही है और रिएक्टिव पावर Q जो इस बस की तरफ जा रही है वो मुझे पता हो, रियल पावर P जो इस बस की तरफ जा रही है इंजेक्ट किया वो मुझे पता हो, तो ये करंट I निकाल सकता हूं। और वो करंट I किसके बराबर होगी, पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइड बाई वी आई स्टार। मुझे क्या चीज पता थी, रियल पावर पता थी जो इस बस में जा रही है, रिएक्टिव पावर मुझे पता थी जो इस बस में जा रही है, और इस बस की वोल्टेज अगर मुझे पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, इस बस में जो करंट जा रही है वो मैं फाइंड कर सकता हूं। और यहां से रादर देन राइटिंग आई तो आई को फिर मैं इन टर्म्स ऑफ पी आई माइनस जे क्यू आई के फॉर्म में ये चीज मैं फिर यहां पे लिखता हूं। तो इस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन ये था। इसमें फिर आई को मैंने रिप्लेस किया पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइड बाई आई स्टार से। तो ये एक बस आई के लिए मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। क्लियर? यस सर।
अब अननोन्स क्या है? बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द बस वोल्टेजेस। इस बस की वोल्टेज क्या है, इस बस की वोल्टेज क्या है? वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, लेकिन उसका फेज एंगल मुझे पता नहीं है। अब देखें, तो बेसिकली मैंने क्या करना, इटरेटिव गॉस सेडल मेथड को मैंने इस्तेमाल करना। तो गॉस सेडल मेथड में हम क्या करते थे, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन होती थी, इफ यू रिकॉल x1 प्लस कोई फंक्शन है, f1 फंक्शन है x1 x2 का, और f2 फंक्शन है f1 x2 का, तो पहली इक्वेशन लिखते थे, x1 को हम एक साइड पे लिखते थे, बाकी सारी जो टर्म है उसको दूसरी साइड पे ले आते थे। दूसरी इक्वेशन में फिर हम x2 को आइसोलेट करते थे, दूसरा अननोन वेरिएबल को उसको लेफ्ट साइड पे रखते थे, और बाकी जितने अननोन वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या करते थे, राइट साइड पे रखते थे, इफ यू रिकॉल। उसके बाद फिर हम क्या करते थे, हम करते थे कुछ वैल्यूज, उसकी इनिशियल वैल्यूज डिफाइन करते थे, उनको राइट हैंड साइड पे वो वैल्यूज पुट करते थे, और x1 और x2 की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को हम एस्टिमेट करते थे। वहां से फिर जो नई एस्टिमेटेड वैल्यूज थी उनको फिर दोबारा राइट हैंड साइड पे हम रखते थे, और उसका नया जो है अप्रॉक्सीमेट हम वैल्यूज कैलकुलेट करते थे। तो ये काम हम करते जाते थे। तो यहाँ पे भी देखें, ये इक्वेशन आ गई, इसमें से हमने बेसिकली बसेस की वोल्टेजेस हमने फाइंड कर दी, नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें से हर बस की वोल्टेज को हम क्या करेंगे, बस 1 की वोल्टेज को राइट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर ये Q1 P1 Q1 I1 है, तो दूसरी साइड पे मैं लिख सकता हूं V1 Y, यहाँ पे V1 होगा, और ये n वोल्टेज है, V1 V2 V3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें से एक V1 को किसी तरीके से इस इक्वेशन को मैं एक्सपेंड करूं। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद फिर मैं V1 को इकट्ठा करके, फॉर एग्जांपल यहां से V1 को मैं यहां से उठा के इस इक्वेशन को अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं, और उसमें से फिर V1 को मैं अलग कर सकता हूं। ठीक है, अलग करने के बाद बाकी टर्म्स को फिर मैं दोबारा इस साइड पे फेंक दूं। ठीक है, सो व्हाट आई गेट इज, आई विल गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, Vi, ठीक है, Vi के प्लस 1th इटरेशन पे जो Vi होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं, ये वाली इक्वेशन बेसिकली। इसको देखें, इस टर्म को आप उठा के यहां पे ले आए, यहां पे ले आएंगे तो क्या बन जाएगी, Pi माइनस जे क्यू आई डिवाइड बाई Vi स्टार। इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आए तो ये फिर प्लस हो जाएगी, प्लस ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और उसको फिर मैं इस साइड को, ये वाली टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही Vi के साथ, इसको जब मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये फिर दूसरी साइड पे आके वो जो पूरी टर्म आई है, दिस प्लस दिस टर्म, ठीक है, इन दोनों के समेशन को फिर मैं इस टर्म से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास Vi रह जाएगा। ये सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। Vi को इस साइड पे रखें और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाएं। व्हाट वी गेट इज, वी गेट दिस इक्वेशन, Vi, ठीक है, k प्लस 1th इटरेशन या इज इक्वल टू Pi स्केजुअल्ड माइनस JQi स्केजुअल्ड डिवाइड बाई Vi स्टार। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये चीजें आ गई, ये वाली टर्म में दूसरी साइड पे ले गया था, ये चीजें ऑलरेडी नोन है, और ये वाली टर्म फिर नीचे आ गई, क्योंकि Vi को यहां पे रखूंगा, इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में ये हमारे पास आ गई। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये मेरे पास इक्वेशन 1 V1 नोड 1 के लिए, k प्लस 1th इटरेशन पे नोड 1 पे जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी, Pi स्केजुअल्ड। स्केजुअल्ड का मतलब ये नोन है, पहले से हमें पता है कि अगर लोड बस है तो इस लोड बस में कितनी रियल पावर जा रही, इस लोड बस में कितनी रिएक्टिव पावर जा रही, ये दोनों चीजें हमें पता है। V1 ये क्या चीज है, ये अननोन है, ये उस बस की वोल्टेज है जो कि मुझे पता नहीं है। ये बस की वोल्टेज है, उसी बस की वोल्टेज है जो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली इटरेशन में उसकी वैल्यू क्या होगी। प्रीवियस इटरेशन में अगर उसकी मुझे वैल्यू पता है, ठीक है, बाकी बसेस की अगर मुझे वोल्टेजेस प्रीवियस इटरेशन में वोल्टेजेस मुझे पता है, ठीक है, तो इसका मतलब है हर बस के लिए Vi है तो इसी तरह की इक्वेशन V1 में भी लिख सकता हूं, V2 हर बस के लिए इसी तरह की मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं। ठीक है, तो उसमें से इस साइड पे जो वैल्यूज हैं, n बसेस हैं फॉर एग्जांपल, तो इन n बसेस के लिए जो वोल्टेजेस है, इनिशियल गेस जो है वो मुझे पता हो, Vi0 अगर मुझे पता हो फॉर एग्जांपल हर बस के लिए, वो फिर मैं यहां रख सकता हूं। रखने के बाद ये नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, क्यों है, देखें ये Vi जो है ये इस टर्म के नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है,
यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस वजह से ये नॉन लीनियर बन गया, लीनियर नहीं है ये इक्वेशन, ठीक है। सो प्रीवियस वैल्यूज अगर मुझे, इसी वजह से हम गॉस सेडल और न्यूटन रॉप्सन मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर ये यहाँ पे ना होती तो चीजें, द थिंग्स वर वेरी सिंपल फॉर अस, लेकिन यहाँ पे नीचे होने की वजह से, डिनोमिनेटर में होने की वजह से, फिर ये नॉन लीनियर सेट ऑफ इक्वेशन है, फिर उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो इनिशियल वैल्यूज पता हो, सो देयर विल बी एनी इक्वेशंस ऑफ कोर्स, और हर एक के लिए अगर ये वैल्यूज अगर मुझे पता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, n अगर मुझे अननोन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है n अगर अननोन्स की इनिशियल वैल्यूज मुझे पता है, तो उसको सिंपली मैं यहाँ रख सकता हूँ, और उसके बाद n अननोन्स की नेक्स्ट इटरेशन पे वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। वहां से फिर मैं यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर n+1 के बजाय n+2, तो फर्दर इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। अल्टीमेटली जब प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू के नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत कम रह जाए, तो वहीं पे फिर मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। अब मसला क्या है इस इक्वेशन में, एक चीज तो ये है कि, हाँ, वन मोर थिंग, जब ये वोल्टेजेस मुझे पता चल जाए, जब ये वोल्टेजेस मुझे पता चल जाए हर बस की, तो हर बस की जो वोल्टेज, ये जो रियल पावर और रिएक्टिव पावर, ये भी मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं ये देखें, पी आई माइनस जे क्यू आई किसके बराबर है, इस वी आई स्टार को मैं इस तरफ डाल दूं, इस तरफ फेंक दूं, वी आई स्टार मल्टीप्लाइड बाई वी आई दिस टर्म, वी आई स्टार मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म, पी आई माइनस जे क्यू आई, ये चीज हो गई। अब इस चीज का राइट हैंड साइड का रियल पार्ट ले लूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पी आई के बराबर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड का इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद पी आई माइनस जे क्यू आई इज इक्वल टू करके इस इक्वेशन में लिखूंगा, तो उसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा, इस राइट हैंड साइड का रियल पार्ट पी के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड के किसके बराबर होगा, माइनस जे क्यू आई के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस इटरेशन में, केथ इटरेशन में वी आई की वैल्यूज सारी मुझे पता चल गई, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, कुछ बसेस के लिए फिर मैं ये, जिन बसेस के लिए ये मुझे पता नहीं है, कुछ बसेस के लिए तो मुझे पता है ना, तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन जिन बसेस के लिए मुझे पता नहीं है, मसलन स्लैक बस है, उसके लिए रियल पावर मुझे पता नहीं है, स्लैक बस के लिए मुझे रिएक्टिव पावर नहीं पता है। जब सारी बसेस के लिए वी आईज को मैं फाइंड करूंगा, सारी बसेस की वोल्टेजेस जब मुझे पता चल जाएंगी, तो फिर इस इक्वेशन में मैं रख के मैं एक क्या निकाल सकता हूं, आई कैन फाइंड सम आंसर, ठीक है। तो उस आंसर का जो रियल पार्ट होगा वो उस बस का नेक्स्ट वैल्यू होगी, क्या होगी, एक्टिव पावर की, और उस बस में जो नेक्स्ट वैल्यू होगी रिएक्टिव पावर की। यानी स्लैक बस फॉर एग्जांपल कितनी रियल पावर देगा, ये जो एस्टिमेट की है मैंने वैल्यू, उसके बेस पे स्लैक बस की पावर कितनी होगी, रिएक्टिव पावर कितनी होगी, या जो जनरेटर बस है उसके लिए तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे ये टर्म्स, लोड बस के लिए क्योंकि लोड बस के लिए ये ऑलरेडी मुझे पता है, लेकिन जनरेटर बस के लिए मैं ये निकाल सकता हूँ यूजिंग, जब सारी बसेस की वोल्टेजेस मुझे पता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन में निकाल सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन का इमेजिनरी पार्ट होगा, वो फिर जनरेटर बस में जो रिएक्टिव पावर जा रही वो आ जाएगी, या स्लैक बस में जो रिएक्टिव पावर जो जा रही वो आ जाएगी। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है, तो यहीं पे मेरे ख्याल में कंक्लूड करते हैं आज इसको। थोड़ा सा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगली 1-2 लैब्स भी आप लोगों ने इसमें करनी है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख के आए, ताकि अगले पावर फ्लो स्टडी, बेसिकली अब तक जो कुछ हमने किया ये पावर फ्लो स्टडीज को करने के लिए हमने किया है, ठीक है। पावर फ्लो को हमने स्टडी करना है, तो इसके लिए जो प्रीवियस इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस की जो मैंने बात की है, उसको इस चैप्टर की का मटेरियल अब तक जो हमने कवर किया उसको जरा देख के आ जाए, ताकि पावर फ्लो की आगे हम बात करेंगे, एग्जांपल्स हम करेंगे, तो वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सो आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि अगले उसमें आप लोग सारे जो हैं सारे पढ़ के आएंगे, ठीक है। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे।